हेलो। हेलो बच्चों, आवाज नहीं आ रहा। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड कैसे हो मॉर्निंग बच्चों? सर। कैसे हो? सर। ठीक हो? हाँ सर। हाँ बच्चों, ये जो कोरोना बीमारी चल रही है, ठीक है ना, उसकी सावधानी अभी भी बरतोगे? ठीक है। जैसे ही घर से बाहर जाओ, मास्क लगाओ अपने चेहरे पर। ठीक है। यस सर। यस टीचर। और घर में आने के बाद साबुन से हाथ को अच्छी तरह से धोया करो। ठीक है। घर में रहते रहते भी कई बार हाथ धो लिया करो साबुन से। ठीक है बच्चों, क्योंकि बीमारी अभी हमारे देश से गई नहीं है, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इस बीमारी की वजह से हमारे विभाग द्वारा आप लोगों के लिए ऑनलाइन शिक्षण शुरू किया गया है महानगर पालिका के द्वारा। तो इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र मौर्य, मालोनी टाउनशिप हिंदी शाला क्रमांक 1 से आज मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो पिछले सप्ताह में हम लोगों ने जनपद और महाजनपद को पढ़ा था। जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है, और ये देखा था कि उस समय मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन भारत। ठीक है बच्चों, मौर्यकालीन भारत के बारे में आज हम पढ़ेंगे और हम शेयर करने जा रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखो। तो शेयर ये है ना, नहीं चलिए। तो हमने उसमें उसमें रखा था ना। सर ऐसे स्क्रीन शेयर होगा? देखो, तो बच्चों का गया। बच्चों को दिख रहा होगा? चलो। बच्चों को दिख रहा है, पूछो स्क्रीन पे। हेलो बच्चों, हेलो, आवाज ही नहीं आ रहा। जी सर। जी सर। स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया? स्क्रीन पर दिखाई दिया कुछ? नो सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा है। नो सर। नहीं दिख रहा है। नहीं सर। नो सर। नो सर। हाई दिया है सर। नहीं सर। नहीं सर, हाँ, नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिख रहा है। नहीं। मुझे हाथ वाला करवाना है। साथ है। चलो। अब दिख रहा है? अब दिखा बेटा? बच्चों दिखा अब? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर।
ऐड टू होम स्क्रीन ये और चला गया ना। आज हम मौर्यकालीन भारत पाठ 7 इसमें पढ़ेंगे यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण भारत पर, और दूसरा पॉइंट है मौर्य साम्राज्य। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कलिंग आदि के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पहले ये है कि सिकंदर के पहले क्या स्थिति थी भारत के पश्चिमोत्तर भाग में या उसके पार। भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था उस समय। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईरान में साइरस नामक राजा के विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। साइरस नामक राजा एक विशाल साम्राज्य अपना स्थापित किया था ईरान में। और ईसा पूर्व 1518 के लगभग ईरान के दारयूस नामक सम्राट ने भारत के पश्चिमोत्तर का प्रदेश और पंजाब तक का कुछ क्षेत्र जीत लिया था। वो शक्तिशाली राजा था। बहुत पहले की बात हो रही है, 518 ईसा पूर्व, मतलब ईसवी सन शुरू नहीं हुआ था, उसके पीछे। और उसने माने दारयूस ने जीते हुए प्रदेश से कुछ लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया था। अब इसकी जानकारी कैसे हम लोगों को चलेगा? उस समय के जो इतिहासकार थे उन लोगों ने अपनी किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखा। वो पढ़ने से ही पता चल पाया कि ऐसा हुआ था उस समय। सम्राट दारियुस के कार्यकाल में भारत और ईरान के बीच राजनैतिक संबंध प्रस्थापित हुए। ईरान एक देश है जैसे भारत एक देश है। इससे व्यापार और कला के क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ा। कला मतलब सभी तरह की कलाएं ईरान की भारत में आई और भारत से ईरान में गई। भारत की कलाएं, उनके मिश्रण से नया एक कला का जन्म हुआ। और वास्तुकला में उसका स्पष्ट वो दिखाई देता है। दारियुश ने अपने साम्राज्य में दारिक नामक मुद्रा का प्रचलन किया था। मुद्रा मतलब आज का वही पैसा, सिक्का जो होता है। तो इससे व्यापार करना सुलभ हो गया। व्यापार तो समझिए ना, उद्योग धंधा, धंधा पानी जो कहते हैं सब लोग देसी भाषा में। दारियुश के कार्यकाल में राजधानी नगरी पर्सिपोलिस का निर्माण किया गया। एक नया नगर उसने बसाया सम्राट ने, पर्सिपोलिस कहा गया उसको, और ये ईरान में है अभी भी। अब हमने अपने पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर को बच्चों इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं। ईसा पूर्व 326 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया सिकंदर ने। पश्चिमोत्तर माने पश्चिम और उत्तर का भाग। तो उस समय भारत का जो पश्चिम उत्तर का भाग हुआ करता था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, वो बाद में हमसे अलग हुए हैं। वह सिंधु नदी लांघ कर तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला पाकिस्तान में है। सिंधु नदी को लांघ कर मतलब क्रॉस किया उन्होंने।
कैसे भी किया होगा। इस मार्ग पर स्थानीय भारतीय राजाओं ने उसके साथ घमासान युद्ध किया। भारत क्षेत्र के जो राजा थे उन्होंने सिकंदर से आक्रमण किया, फिर भी सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा। क्यों? कि उस सिकंदर की बड़ी लालसा थी कि हम पूरी दुनिया को जीतेंगे, बड़ी महत्वाकांक्षा थी उसके अंदर। इसलिए इतना घमासान युद्ध होने के बाद भी वो पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा। लेकिन ये यूनान से चला था, तो कोई साधन तो था नहीं, वो पैदल ही चल रहे थे लोग, घोड़ा गाड़ी अपना वो सब लेकर, खाने पीने का सामान, और जहां पहुंचते तो वहां से ले लेते थे खाने पीने का सामान। तो उनके सैनिक विद्रोह करने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से वो चले हुए थे अपने घर से, उनको अपने घरों की याद आ रही थी, वो थक गए थे। और इनकी इच्छा हुई, माने सैनिकों की, कि हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अपने देश जाएंगे, अपने घर जाएंगे। और धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया सिकंदर के विरुद्ध। जब सिकंदर ने देखा कि हमारे सैनिक अब थक गए हैं, तो उसने पीछे हटने का निश्चय किया कि हम आगे अब नहीं जाएंगे। नहीं तो उसकी महत्वाकांक्षा ये थी कि हम भारत को भी जीतेंगे पूरी तरह से, क्योंकि उसने सोच रखी थी हमको पूरी दुनिया पर अपना पताका फहराना है। भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन हेतु उसने यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया। जैसे भारत में आके उसने जो प्रदेश उसने जीत लिया था, वापस जाते समय उस प्रदेश की देखभाल के लिए या उसकी शासन को चलाने के लिए सिकंदर ने अपने ही देश के, अपने मानी यूनानियों को ही अधिकारी बनाया। और उन अधिकारियों को सत्रप कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्रप, देखभाल के लिए। इसके बाद वो लौट गया, लेकिन वो अपने देश यूनान में नहीं पहुंच पाया। बीच रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर 323 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर की। और बेबीलोन आज भी इराक में है। अब सिकंदर के भारत में आक्रमण करने, यहाँ आने से भारत को क्या क्या फायदा हुआ? भारत का पश्चिम विश्व के साथ व्यापार बढ़ा। पश्चिमी विश्व मतलब ईरान, इराक, जो पश्चिम की तरफ के देश हैं, उनके साथ उन्होंने अपने साहित्य द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित कराया। इतिहासकारों ने उस समय जब अपना इतिहास लिखा तो उसमें भारत के बारे में लिखा। कहाँ के इतिहासकार? पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने। और अभी हम लोग एक शैली की बात कर रहे थे ना, कला का, तो एक नई कला आई, ईरानी और भारतीय कला को मिलकर जो एक नई कला बनी, उसको कहते हैं गांधार शैली। और ये परिलक्षित होता है जो उस समय इमारतें बनी उसमें दिखाई दिया। ईरान द्वारा एडाप्ट की हुई, मैंने वहां से ली गई कला, जिसमें झरोखे बनते थे, बड़ी बड़ी जो इमारतें बनती थी, जिसको हम आजकल खिड़की कहते हैं, तो इस तरह का नहीं हुआ करता था। पुरानी बिल्डिंगें आप देखोगे, कभी बाहर जाके घूमोगे किला वगैरह में, तो या जो पुरानी इमारतें कुछ बनी हैं अभी भी हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे होल बनाए गए हैं डिजाइन वाले, वो ईरान से लिया गया था। यूनानी राजाओं के सिक्के जो विशिष्ट होते थे, सिक्के पर एक तरफ जिस राजा ने वो सिक्का ढलवाया बनवाया उनका चित्र होता था, और दूसरी तरफ यूनान के किसी देवता का चित्र होता था।
और उसी को देखकर भारत के राजाओं ने भी सिक्के ढलवाने का काम प्रारंभ किया। एक फायदा तो हुआ, उन्होंने सिक्का देखा सिकंदर का, और उसको देखकर उन लोगों ने, भारत के राजाओं ने भी सिक्का ढालना शुरू किया। नहीं तो शायद पता नहीं रहा होगा उन लोगों को, भारत के लोगों को। उनके लोगों से समझे होंगे, पूछे होंगे। अब बेटा हम लोग अगला पॉइंट चलेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि नंद वंश के जो राजा थे धनानंद, उनको परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आज पहले हम ये देखो सिकंदर के सिक्के देख लो बेटा। एक तरफ जो पहला सिक्का है उसमें जो राजा है उनका चित्र है, और दूसरे में उनके देवता। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने स्थापना की थी, जैसा कि हमने पिछली पाठ पढ़ा था, मगध के नंद राजा धनानंद की अत्याचारी अन्यायी शासन व्यवस्था से लोग त्रस्त हो गए थे। उनकी शासन व्यवस्था इतनी खराब चल रही थी, वो जनता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो जनता एकदम त्राहिमाम मचा रखी थी। उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व लगभग 325 में मगध पर अपनी सत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सजारा संवारा सिखाया पढ़ाया? चाणक्य ने। चाणक्य उस समय गुरु थे राज्य के। धनानंद से उनकी कुछ कहासुनी हो गई किसी बात को लेकर, तो उन्होंने कसम खा ली थी कि जब तक हम इस वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। और उन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को लिया, उनको अच्छी शिक्षा से शिक्षित किया, और उनकी देख रेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती और सौराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्य को विस्तारित करना प्रारंभ किया। मगध में तो स्थापित कर ही लिया, उसके बाद अवंती और सौराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। सिकंदर द्वारा नियुक्त सत्रपों के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए परस्पर युद्ध प्रारंभ हुए। अभी मैंने पीछे बताया सत्रप कौन होते हैं। सिकंदर द्वारा नियुक्त किए गए यूनानी अधिकारी, माने उनके ही देश के जो सेना में थे, उनको उन्होंने नियुक्त किया था, अधिकारी बनाया था। किस लिए? जो भारत के आसपास के थोड़ा सा राज्यों को सिकंदर ने जीत लिया था, जब वो घर जाने लगा वापस अपने, तो उसकी देखभाल के लिए उन्होंने अपने लोगों को नियुक्त किया था। उनको सत्रप कहते हैं। जब इन सत्रपों को यह पता चला कि लौटते वक्त सिकंदर की मृत्यु हो गई है, तीन लोगों ने सोचा कि जो हमारे हिस्से में ये कोई क्षेत्र है या राज्य है, उसको हम हड़प लें, उसका पूर्णतः हम राजा बन जाएं। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का राजा बन बैठा। बेबीलोन वही जहां उनकी मृत्यु हुई थी, उनके साथ ही था वो। जब वो सिकंदर मर गए तो उनकी जगह पर वो अपने को राजा घोषित कर लिया। उसने पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया।
सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में समाविष्ट हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि राजा बन बैठा था यूनान की तरफ से, उनको हराया और उनके जो क्षेत्र थे उन सबको अपने क्षेत्र, अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्या क्या नाम है? काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ध्यान से नाम सुन लो। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह चुका था। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह चुका था। उसके इंडिका ग्रंथ में लिखित यह तत्कालीन लेखन मौर्यकालीन भारत का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने एक किताब लिखा मैगस्थनीज ने। उस किताब का नाम है इंडिका, वही इंडिया से लिया गया इंडिका। तो भारत के बारे में ही उसमें संपूर्ण जानकारी मैगस्थनीज ने लिखा हुआ था। तो उस समय को भारत को अगर जानना है तो हमको इंडिका नामक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, तो हमें पूरी जानकारी हो पाएगी। बड़े हो जाना तो पढ़ना। गुजरात में जूनागढ़ के समीप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक बांध का निर्माण करवाया था और इसका उल्लेख शिलालेख से पता चलता। शिलालेख का मतलब है पत्थरों पर लिखा गया, पत्थर को तराश के चिकना करके उस पर लिखते थे, क्योंकि उसमें ये लोग सोचते थे कि ऐसा लिखा जाए कि ये सदियों तक इस दुनिया में पड़ा रहे। तो पत्थर पर अगर कोई चीज छीनी हथौड़ी से खोद खोद के लिखा जाएगा तो जल्दी से मिटेगा नहीं, क्योंकि पत्थर तो जल्दी से घिसता नहीं। तो उस शिलालेखों पर आपको पता चला है कि गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य ने बांध बनवाया था। बांध क्या होता है? किसी नदी के बीच में दीवार, मोटी दीवार बना देना। क्यों बनाया जाता है? पानी को रोकने के लिए। पानी क्यों रोकते हैं? पानी का उपयोग करने के लिए, विभिन्न कामों के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए। और जब पानी ज्यादा हो, एक तरफ भर जाता है, तो बांध में दरवाजा भी बना होता है उस खोलने के लिए, कि दूसरी तरफ जिधर बांध बना हुआ उधर का क्षेत्र डूब न जाए बरसात के दिनों में। इसलिए दरवाजा बना होता है और समय समय पर उसको खोलकर पानी को आगे बढ़ाते रहते हैं, नदी को ब्रेक नहीं करते हैं पूरी तरह। थोड़ा सा इनके बारे में और जानकारी। जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। जैन धर्म भारत के धर्मों में से एक धर्म है। जीवन के अंतिम समय में उसने राजपद का त्याग किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय आया तो उन्होंने राजा का पद छोड़ दिया, महल भी छोड़ दिया, और अपना शेष जीवन उसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोल में व्यतीत किया, माने बिताया। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जो हमारा अगला टॉपिक है सम्राट अशोक। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक। देखो चित्र में देखो, ईसा पूर्व 273 में मगध पर सत्तासीन होना। मगध में ही इनका साम्राज्य था और इन्होंने कहाँ तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया? अफगानिस्तान, नेपाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल और सौराष्ट्र तक साम्राज्य को विस्तारित किया था। माने लगभग पूरे भारत पर और भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी।
चंद्रगुप्त द्वारा राजपद का त्याग किए जाने के बाद उनका बेटा बिंदुसार, पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था बिंबिसार, ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं। बिंदुसार मगध का राजा बना। जाहिर है कि पिताजी अगर नहीं है, राजा थे वो, तो उनका बेटा ही बनेगा, तो बिंदुसार मगध का राजा बनेगा। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा अशोक, ईसा पूर्व अभी दिखा बताया था 273 में सत्तासीन हुए, वो राजा बने। राजा बनने से पूर्व उनकी नियुक्ति तक्षशिला और उज्जैनी के राजपाल के रूप में की गई थी। मौर्य साम्राज्य में जब उनके पिताजी थे या चंद्रगुप्त थे, जब भी वो किसी प्रदेश को जीतते थे तो उसकी देख रेख करने के लिए अपने ही वंश में से किसी को वहां राजपाल बनाकर भेज देते थे कि अब यहाँ तुम देखो। राजा नहीं बनाते थे, राजपाल। राजपाल आज भी होते हैं, हर राज्यों में एक राजपाल होते हैं। तो उस समय भी ये चल रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी और उनके बेटे बिंदुसार ने भी अपने जीते हुए प्रदेशों की देखभाल करने के लिए किसी दूसरे को नहीं, अपने ही वंश के लोगों को, बेटे को वहां का राजपाल बना के भेजते थे और वो राजकाज देखते थे। राजपाल के रूप में कार्य करते समय तक्षशिला में, वही तक्षशिला पाकिस्तान में है, विद्रोह हुआ। अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। विद्रोह क्यों हुआ? जब वहां के तक्षशिला के लोगों ने देखा कि यहाँ राजा तो है नहीं, एक राजपाल देख रेख कर रहा, तो उन लोगों ने सोचा कि इसको किसी तरह से हटा के हम अपना जो राज है अपने कब्जे में कर लें। वहां के लोगों ने, वहां के राजाओं ने या बड़े लोगों ने सोचा कि इनको हटाया जाए, तो विद्रोह किया। लेकिन अशोक ने उस विद्रोह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, दबा दिया, और उनको हरा दिया। मगध का सम्राट पद प्राप्त करने के पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग उड़ीसा का एक स्थान है, अभी भी है। एक शक्तिशाली राजा वहां राज करते थे। तो जैसा कि मौर्य साम्राज्य का ये था कि हम कितनी दूर तक अपने राज का विस्तार कर लें, उसी के तहत अशोक ने भी कलिंग पर आक्रमण करने का सोचा। सम्राट अशोक के राज का विस्तार पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान तथा उत्तर दिशा में नेपाल, दक्षिण में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक, पूर्व दिशा में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक। सौराष्ट्र, बहुत सारे नाम तो तुमने सुना होगा, लेकिन ये सौराष्ट्र थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। यही महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र सौराष्ट्र हुआ करता था। महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र को सौराष्ट्र कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में हुए बहुत घमासान लड़ाई हुई थी। देखो इसमें लिखा है, चित्र में देखो, इस युद्ध में दोनों तरफ से लगभग 2.5 से 3 लाख सैनिक मारे गए। अशोक का बड़ा नाम था। जब उसने आक्रमण किया तो
वहां के राजा ने भी आक्रमण किया, लेकिन इनकी बड़ी सेना थी अशोक की, और वो जो दूसरे राजा थे कलिंग वाले, उनके पास सेना थी लेकिन उतनी नहीं थी। तो वहां की औरतों ने भी उस लड़ाई में हिस्सा लिया था। और कई दिन घमासान युद्ध चलने के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। अगला चित्र देखिए बच्चों, कलिंग युद्ध का रक्तपात। कलिंग युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने कभी युद्ध करने का निश्चय किया। माने उन्होंने, वो रक्तपात मतलब होता है खून खराबा, देखकर अशोक का हृदय पिघल गया, नफरत हो गई युद्ध से, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने कहा कि सत्य, अहिंसा, दूसरों के प्रति दया और क्षमावृत्ति जैसे गुण महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत बाद में पता चला उनको, उतना नरसंहार करने के बाद, और उन्होंने उसी समय से युद्ध करना एकदम बंद कर दिया और अपना पूरा जीवन जिस धर्म को उन्होंने स्वीकारा उसका प्रचार प्रसार करने में लगाया। और उस समय का जो धर्म था बौद्ध धर्म। अशोक ने उसके प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विभिन्न स्थानों पर, जहां तक उनका साम्राज्य था, शिलालेख और स्तंभ उकरवाए, वही पत्थरों पर उन्होंने लिखवाया ताकि सदियों तक ये दुनिया में बना रहे। उस समय आज की जैसे भाषाएं नहीं हुआ करती थी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू। उस समय जो भाषा चलती थी उसको कहते हैं ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी भाषा। इन लेखों में अशोक ने स्वयं का उल्लेख देवानम पियोपियदसी लिखवा। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रियदर्शी। अशोक ने अपने बारे में लिखवाया। राज्याभिषेक होने के 8 वर्षों के पश्चात उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। और जैसा बताया अभी कि वहां वे संहार को देखकर उनका हृदय बदला। यह उल्लेख उसके एक लेखन में मिलता है। अशोक के सम्राट अशोक का लोगों के लिए संदेश था कि माता पिता की सेवा करना उत्तम होता है। सबसे उत्तम सेवा क्या है? अपने माता पिता की सेवा का। जिस विजय के कारण प्रेम की भावना बढ़ती है वही सच्ची विजय है। अगर कोई जीत होती है और उस जीत से लोगों के अंदर प्रेम की भावना बढ़ती है तो ये सच्ची जीत होती है। और युद्ध जीत लेना खून खराबा करके वो सच्ची जीत नहीं है। सम्राट अशोक की दिल्ली में टोपड़ के एक लेख में चमगादड़, बंदर, गैंडा आदि का शिकार न करें, ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने एक लेख में लिखवाया है कि चमगादड़, बंदर, गैंडा इनका शिकार न करें, माने अहिंसा अपनाएं।
जंगल में आग न लगाएं, जैसे कठोर प्रतिबंध लिख कर रखे हुए थे। जंगल में आग भी नहीं लगाना है, जंगली जानवरों को मारना भी नहीं है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी हो चुके थे। और जब आग वगैरह लगता है तो बड़ा नुकसान होता है। तो बच्चों, आज के पाठ में हम इतना ही लेंगे। जो बचा हुआ शेष भाग है अगले सत्र में हम फिर से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तुम्हें। गृह कार्य के लिए देखो, इसको लिख लेना। और अभी मैं पूछ रहा हूँ, जरा उत्तर भी बोल दो। हेलो अजय, अजय, पच्चीस बोले थे 25। 9:25 हो रहा है। वो मेरा आवाज कैसे जा वहाँ, ये कैसे होगा? आवाज नहीं आ रहा? नहीं।